हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इंडियन आर्मी ने आमंत्रित किया है, बुलाया है अनमैरिड मेल यानी कि नौजवान जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं 142 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए, यानी कि टीजीसी 142 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जो स्टार्ट होने वाला है। ये कोर्स कब स्टार्ट होगा? जनवरी 2026 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून फॉर परमानेंट कमीशन के लिए। यहाँ पे इनविटेशन जो है वो किसके लिए है? परमानेंट कमीशन के लिए। तो जो भी इंडियन आर्मी में सर्विस करना चाहते हैं, अपने आप को इंडियन आर्मी ऑफिसर के रूप में देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए खासकर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। तो चलिए जान लेते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए पहले क्या आप में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो आपको एक कंप्लीट आर्मी मैन बनाने में सहयोग करे, या जो जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो सब यहाँ पे जान लेते हैं नोटिफिकेशन में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 142 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, यानी टीजीसी 142, जो जनवरी 2026 में स्टार्ट होगा। और ये कोर्स कहाँ होगा? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में फॉर परमानेंट कमीशन। ये परमानेंट कमीशन के लिए कोर्स है। यहाँ से जो रिकमेंड होंगे, सिलेक्ट होंगे, वो किसके लिए जाएंगे? परमानेंट कमीशन के लिए। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो नेशनैलिटी यहाँ पे सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ, जितनी भी हैं ये कब होनी? विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। ठीक है, तो परमानेंटली इंटेंशन ऑफ अगर यहाँ पे बसने की है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज यहाँ पे 20 से लेकर 27 साल कब होनी चाहिए? 1 जनवरी 2026 तक। मतलब कि अगर बॉर्न हम देखें तो कब होनी चाहिए बॉर्न? 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक। ये दोनों डेट्स जो हैं इंक्लूडेड हैं। कितना होनी चाहिए एज? 20 to 27 ईयर्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जिसमें स्पेशल इंफेसिस दिया गया है वो ये है कि मिसमैच इन स्ट्रीम। देखिए जो भी यहाँ पे आगे स्ट्रीम बताई जाएगी, जिस स्ट्रीम से भी आपको अप्लाई करना है उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो आपकी स्ट्रीम है और यहाँ जो स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करेंगे बिल्कुल भी इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। नेम में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि आपने नाम अभी यहाँ पे कुछ और भर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और नाम हो। तो ये बिल्कुल इस चीज का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, कैरी ऑफ डिग्री, प्रोविजनल डिग्री एंड मार्कशीट। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स है फाइनल ईयर वालों के लिए और जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर लिया है। तो मिनिमम यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स वो नहीं है कि आपको यहाँ पे जिसका टेस्ट होगा, ये है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर आप सब जो जो सिलेक्ट हो जाएगा, ये चीजें अगर आप पहले से ही रेडी करके जाओगे, इतनी आप अपनी कैपेबिलिटी, इतना आप अपने अंदर बना के जाओगे, स्ट्रेंथ स्टेमिना, तो आपके लिए ट्रेनिंग आसान रहेगी। आपके लिए क्या रहेगी? ट्रेनिंग आसान रहेगी। जैसे कि 2.4 किलोमीटर रन होना चाहिए कितनी देर में? 10 मिनट्स 30 सेकंड में। 40 आप पुशअप लगा सकें। 6 पुलअप होने चाहिए। सिटअप 30 होने चाहिए। स्क्वाट्स यहाँ पे 2 सेट 30 रेपिटेशन के, और लंजेस भी 2 सेट 10 रेपिटेशन के। स्विमिंग भी आपको फंडामेंटल्स चीजें पता होनी चाहिए। इससे आपकी ट्रेनिंग वहां आसान रहेगी। इससे अभी टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे कोई चीज नहीं है। अगर आप ये चीजें अभी भी कर पा रहे हैं तो फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त आपकी तैयारी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लगी है सिर्फ वही एक्सेप्टेंस होगी, और कहीं पे भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में हो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट? जो आपके मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पे जो लिखी हुई है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग। अब जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने पास कर लिया हुआ है इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। दूसरा, जो फाइनल ईयर में है इंजीनियरिंग डिग्री में वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने सारे मार्कशीट्स जितने भी सेमेस्टर हैं साल की हैं वो 1 जनवरी 2026 तक वहां पे सबमिट करनी ही करनी है। 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी से कोर्स स्टार्ट होगा, तो उससे पहले 1 जनवरी तक आपने सारी की सारी मार्कशीट क्या करनी है? वहां पे अपनी मार्कशीट अपनी सेमेस्टर्स की या ईयर्स की सारी क्या करनी है? सबमिट करनी है। और एंड जो आपका डिग्री का सर्टिफिकेट होगा वो आपका विद इन 12 वीक्स, यानी कि 1 जनवरी के बाद विद इन 12 वीक्स आपने वहां पे सर्टिफिकेट, अपना डिग्री भी सर्टिफिकेट जो होगा डिग्री का वो भी 12 हफ्ते के अंदर वहां पे डिपॉजिट कराना है, सबमिट कराना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट के रूप में यहाँ पे दी हुई है वो ये है कि अभी जो फाइनल ईयर में आ चुके हैं, अभी जो फाइनल ईयर में आ चुके हैं, जिनका फाइनल ईयर खत्म होने वाला है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल ईयर में जाने वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका 1 जनवरी 2026 के बाद एग्जाम है, या 1 जनवरी 2026 में वो बाद में फाइनल ईयर में जाएंगे, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका भी 1 जनवरी 2026 के बाद, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, 1 जनवरी 2026 के बाद अगर आपका फाइनल ईयर का एग्जाम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर आप 1 जनवरी 2026 के बाद फाइनल ईयर में जाएंगे तो भी अप्लाई नहीं कर सकते।
तो आपका 1 जनवरी तक सारी मार्कशीटें, सभी आपकी मार्कशीटें सभी सेमेस्टर्स की वो रेडी होनी चाहिए। तो वो तभी होंगी जब आपने 1 जनवरी से पहले ही कंप्लीट कर लिया होगा फाइनल ईयर। तो वो कौन से फाइनल ईयर इसमें जा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब चलते हैं यहाँ पे वैकेंसीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, यहाँ पे 8 वैकेंसीज है सिविल इंजीनियरिंग की, और ये सब स्ट्रीम्स हैं, ये सब सिविल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स हैं। ये नोटिफिकेशन आपको लिंक मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप अपनी मैच कर सकते हैं कि आप किस स्ट्रीम में आते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रीम है यहाँ पे, देखिए बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रीम दिए हुए हैं। दूसरा स्ट्रीम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस में, जिसमें जो मेजर स्ट्रीम्स होते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो होते ही हैं, साथ में ये भी जितने भी हैं, इसमें टोटल 6 वैकेंसीज हैं। और ये सब स्ट्रीम्स यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं ये सब क्या हैं, एलिजिबल हैं। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कितने स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे एलिजिबल। तो आप जो भी आपका स्ट्रीम होगा उसके यहाँ पे जो भी होगा उससे रिलेटेड आप वही भरिए, अलग से वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा मिसमैच नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसीज हैं, और ये यहाँ पे सभी स्ट्रीम्स दी हुई हैं इलेक्ट्रिकल की। तो आप इसमें जाके कोई भी स्ट्रीम अपना जो भी आपने किया हुआ है वो बिल्कुल इसके साथ मैच होना चाहिए। यही मिसमैच का मतलब है कि जो आपने स्ट्रीम किया है और जो यहाँ पे स्ट्रीम दी है वही स्ट्रीम आपने चुनना है जो आपका बिल्कुल मैचिंग होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यहाँ पे 6 वैकेंसी दी गई हैं, और साथ में स्ट्रीम्स भी यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। मैकेनिकल में भी यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल 6 वैकेंसीज। और उसके बाद अगर बात करें कुछ मिसलिनियस इंजीनियरिंग, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट साइंसिंग, बैलिस्टिक्स, बायोमेडिकल, फूड टेक, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी एक्सप्लोजिव, ये सारे भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ पे कितनी है, 2 वैकेंसीज है, लेकिन ये सब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इससे मिलता जुलता यहाँ पे और भी यहाँ पे स्ट्रीम्स दी गई हैं जिसको आप मैच करके भी, जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, माइनिंग, तो ये सब भी फॉर्म भर सकते हैं। और वैकेंसीज टेंटेटिव है, मतलब कि ये बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो वैकेंसीज का यहाँ पे टेंटेटिव है ये, तो अमूमन तौर पे ये बढ़ती हैं, वैकेंसी कम नहीं होती हैं हमेशा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो शॉर्ट लिस्टेड आपकी परसेंटेज के हिसाब से होगा, जितनी भी आपके टोटल सेमेस्टर्स में आए हैं एक कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकलेगा। वो डिपेंड करेगा कितनी वहाँ पे फॉर्म्स लगे हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ निकलेगा जिसपे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू फाइनल सेमेस्टर ईयर ऑफ डिग्री विल आल्सो बी नॉट लेस देन द अप्रूव्ड कट ऑफ परसेंटेज, फेलिंग विच द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। तो जो भी कट ऑफ निकलेगा उससे ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम वाले का क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगी। उसके बाद मेन चीज़ है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन होगी। तो सिलेक्शन यहाँ पे देखिए 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे पहले दोस्त हु क्लियर स्टेज 1 विल गो टू स्टेज 2, दोस्त हु फेल इन स्टेज 1, दोस्त जो भी आपको यहाँ पे देखिए एसएसबी में बुलाया जाएगा। कोई भी एसएसबी आपको अलॉटमेंट हो सकती है। अलॉटमेंट ऑफ, देखिए अलॉटमेंट जो है एसएसबी की, सिलेक्शन सेंटर की, इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ, देखिए कोई भी आपको यहाँ पे एसएसबी अलाउड हो सकता है, जैसे कि एसएसबी कपूरथला है, इलाहाबाद एसएसबी, कोई भी एसएसबी में आपको बुलाया जा सकता है। वहां पे आपको 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। पहला स्टेज में अगर आप फेल हो गए तो उसी दिन, पहले दिन ही आपको सेम डे वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पहला दिन पास कर लिया तो फिर आपको 5 दिन तक वहीं पे टेस्ट देना है, तो फिर आपका 5 दिन तक टेस्ट चलेगा। तो मैं अगर आपको एसएसबी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूं तो एसएसबी में जो डे 1 होता है उसमें एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, और साथ में टेस्ट होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जिसमें आपको एक पिक्चर दी जाती है जिसके बेसिस पे आपको एक स्टोरी लिखनी होती है, और उसके बाद उसी पिक्चर पे अब आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है, और उसके बाद फिर आपको फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जो भी इसमें पास हो जाएंगे वो वहीं रुकेंगे, जो नहीं पास होंगे उनको वापस घर जाना पड़ेगा। तो स्टेज फिर 2 स्टार्ट हो जाती है अगले दिन, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। फिर 2 दिन आपका ग्राउंड टेस्ट होंगे, एक्सटर्नल एक्टिविटीज वाले टेस्ट होंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। आपका फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाएगी, ऑब्स्टेकल रेस होगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो आपका स्टेज 2 में होएगा, और साथ में आपका इंटरव्यू भी होगा। वो किसी भी टाइम आपका डे 2 डे 3 जैसे जैसे नंबर लगेगा आपका, कभी भी आपको बीच में भी कहीं भी किसी भी टाइम बता सकते हैं कि आपका इंटरव्यू है, इतने टाइम पे आपको जाना पड़ेगा। तो वो आपका इंटरव्यू भी होएगा। फिर लास्ट दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस के बाद फिर आपको फाइनल रिजल्ट बताया जाएगा कि कौन रिकमेंड हुआ है, कौन रिकमेंड नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा एसएसबी का जो प्रोसीजर है वो चलता है एसएसबी में। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होएगा, जो भी रिकमेंड होंगे उनका फिर मेडिकल
एग्जामिनेशन होएगा। तो टाइप्स ऑफ कमीशन जैसे कि पहले कहा कि ये परमानेंट कमीशन है। ट्रेनिंग यहाँ पे ड्यूरेशन जो है ट्रेनिंग की, जो जो सिलेक्ट हो जाएंगे, जो जो रिकमेंडेड हो जाएंगे जिनका, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा 12 मंथ के लिए फिर ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपका किसी भी वक्त वहां पे अगर आप नहीं बेयर कर पाए ट्रेनिंग और आपने विड्रॉ करने की सोची, तो ये जान लीजिए कि आपको फिर 16,260 पर वीक के हिसाब से उनको देना होगा, क्योंकि जो जितना भी इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो 16,260 पर वीक के हिसाब से है, तो वो आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि आप अपनी पहले से ही फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथ इतनी बना ले कि वहां जाके आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले जो रैंक है लेफ्टिनेंट है, ऑन कमीशन होएगा। उसके बाद 2 साल के बाद कैप्टन, उसके बाद 6 साल के बाद मेजर, 13 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और 26 साल के बाद कर्नल बनता है बंदा। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस कंडीशन किस तरह से आपने काम किया है, किस तरह से आपकी सर्विस चली है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये प्रमोशन क्राइटेरिया। पे लेवल की अगर बात करें तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट लगेंगे, उनकी बात करते हैं। लेवल 10 का पे है 56,100 से लेकर 1,70,500 तक का यहाँ पे लेवल है। और भी यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देंगे। फिक्स स्टाइफन, जो स्टाइफन आपको मिलेगा कैडेट ट्रेनिंग के टाइम, वो मिलेगा 56,100 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्टाइफन भी मिल रहा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम पीरियड। उसके बाद यहाँ पे कुछ अलाउंसेस हैं, जैसे पैरा रिजर्व अलाउंस 3,200 है, टेक्निकल अलायंस टायर 1 3,000, टेक्निकल अलायंस टायर 2 4,500। तो इस तरह से आपको अलाउंस भी मिलेंगे। क्वालिफिकेशन ग्रांट भी मिलेगा आपको, देखिए क्वालिफिकेशन ग्रांट भी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सर्विस पे डिपेंड करता है, अगर आप रिस्क के हाई एरिया में होंगे तो वो भी आपको, जैसे अगर आप फ्लाइंग अलाउंस, मार्कोस, कैरियर, स्पेशल फोर्स, एलिस, सबमरीन, कोबरा, हाई आल्टीट्यूड एलिस, इन सब से जुड़े होंगे। उसमें भी आगे हार्डशिप कितनी है, हाई मीडियम लो, उसके हिसाब से भी आपको, जैसे कितना है 31,250 है मीडियम का, 21,125 है और लो का 6,625 है। ये हाई रिस्क एरिया में है। फिर आ गया मीडियम में, फिर लो में। तो इस तरह से ये हर जगह पे आपको जो है एक अच्छा ऑफर यहाँ पे दिएगा, एक अच्छा पैसा भी आपको साथ साथ मिलेगा, ताकि आपकी फैमिली को कोई भी परेशानी नहीं हो। यूनिफॉर्म अलाउंस भी है, देखिए पर ईयर आपको 25,000 मिलेंगे। राशन भी मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिल रहा है आपको 2,812 पर मंथ के हिसाब से आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। हॉस्टल सब्सिडी मिल रही है, बच्चों की जो भी हॉस्टल में पढ़ रहे होंगे वो सब्सिडी आपको मिलेगी। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड आपको मिलेगा। तो बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। अप्लाई करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको www.joinindianarmy.nic.in में जाना पड़ेगा। उसके बाद ऑफिशियल एंट्री में जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जो पहले भी फॉर्म भरते हैं वो तो सीधा लॉगिन करें, लेकिन जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम होगा वो रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद फिर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो जो भी होगा वो सभी इंफॉर्मेशन डालिए। आपको वहाँ पे सारी की सारी अपनी जितनी भी सेमेस्टर्स के अभी तक जो पास आउट हो चुके हैं या जो फाइनल ईयर में हैं उनको 6th सेमेस्टर तक, और जो पास आउट हो चुके हैं उनको भी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट्स के नंबर्स वहां डालने पड़ेंगे। तो वो सब अपने पास पहले से ही रेडी रखिए। तो ये सब चीज़ें थी। तो अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो जल्दी से joinindian.army.nic पे जाइए, क्योंकि फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और 30 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एक शॉर्ट नोटिस भी आया था पहले, तो उसमें पहले ही बता दिया था कि 30 अप्रैल से 29 मई तक ये डेट है यहाँ पे जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, फॉर्म भरिए और सुनहरे भविष्य के लिए अपना योगदान दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।